मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। समय निकलता जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। दिल्ली में रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन किशन सिन्हा की इकलौती बेटी वीना की शादी उनके बिजनेस पार्टनर मनोज शेट्टी के इकलौते बेटे राघव के साथ हो रहा है। वीना, तुम? वीना भी पंडित को देखकर अपनी जगह पर रुक गई, जैसे कि दोनों की दुनिया ही रुक गई है। इतने दिनों बाद तुम मुझे इस रूप में मिलोगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 1 साल पहले वीना उसकी एक कॉलेज फ्रेंड शीतल की शादी में गई थी। अभी दुल्हन को बुलाइए। वहां उसकी मुलाकात दूल्हे का दोस्त आदि से होता है, जो उस शादी में भी पंडित बना था। आदि बहुत ही शांत और शरीफ लड़का था। उसका मासूम और भोला चेहरा वीना की मन को छू गई। फिर शादी खत्म होने के बाद हेलो जी नमस्ते। ओह नमस्ते नमस्ते। आप ही मेरी सहेली की शादी करवाए हैं ना? जी मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। वैसे तो मैं शादी करवाता नहीं हूँ, मगर मेरे दोस्त ने मुझसे जबरदस्ती ये शादी करवाई। ओह अच्छा अच्छा। एक बात बोलूं, इस ड्रेस में तो आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं। आदि एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिताजी भी पंडित है। उस दिन पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और आगे भी वो मिलते रहे। आदि और वीना के रिश्ते के बारे में जब वीना के सहेलियों को पता चलता है, तब उन लोगों ने वीना से कहा, तो क्या आदि से प्यार करती है? हाँ करती हूँ। क्यों? तुझे पता है ना, वो गरीब परिवार से है। हाँ पता है, आदि ने मुझे सब कुछ बताया है। लेकिन वो गरीब है तो क्या हुआ? तेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो तेरे घर वाले आदि को मान लेंगे? आज तक वो लोग मुझे कभी ना नहीं बोले हैं। जो भी मांगी है सब कुछ दिया है। तो आज अगर मैं मेरी पसंद के लड़के से शादी करना चाहूँ तो वो लोग क्यों नहीं राजी होंगे? वीना को पूरा यकीन था कि उसके मम्मी पापा उसकी बात जरूर मान लेंगे। इस यकीन से वीना बेझिझक आदि से मिलने लगी। आदि, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। पर वीना, मुझे हर वक्त एक डर सताता है। किस बात का डर? मैं एक गरीब पुजारी का बेटा हूँ। तुम्हारे पिताजी इतने बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने अगर तुम्हें मुझसे छीन लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों के प्यार के रिश्ते के बारे में वीना के मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं था। इस तरह 6 महीना बीत जाता है। एक दिन वीना के पापा वीना की रिश्ता उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तय कर देते हैं। वीना बेटी, मैंने तेरी शादी मनोज के लड़के राघव से तय कर दी है। ये क्या बात कर रहे हैं पापा? शादी तय करने से पहले आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटी, तुझे राघव पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो तू ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अच्छा ठीक है, ये बता कि लड़का कैसा है। अगर लड़का अच्छे घर से है तो हम शादी करवा देंगे। पापा, उसका नाम आदि है। अच्छा ये बता कि लड़का करता क्या है, मतलब कौन सा बिजनेस है उसका? इधर है या इंडिया के बाहर भी बिजनेस है? पापा, वो कोई बिजनेस नहीं करता है। वो पुजारी पंडित का बेटा है। क्या तू इतना बड़ा बिजनेसमैन की बेटी होकर एक पंडित के बेटे से शादी करेगी?
तो ये सोच भी कैसे लिया कि हम उस लड़के को मान लेंगे? पर माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। पापा, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बीना की ये सब बात सुनकर किशन को बहुत गुस्सा आता है। नंदिनी, अपनी बेटी को बोल दो कि कल शाम को मनोज अपने परिवार के साथ शादी की बात पक्का करने आ रहा है। वह तैयार रहे। उसके बाद बीना के पापा उधर से चला जाता है और बीना कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वो रोने लगती है। ये देख उसकी माँ ने कहा, देख, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। उस लड़के को भूल जा। तेरे पापा कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। पर उस लड़के में क्या खराबी है माँ? बस वो गरीब है, इसलिए आप लोग हमारे प्यार को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं इतना कुछ नहीं जानती। जो तेरे लिए अच्छा होगा हम वही करेंगे। आज तक मैंने जो भी मांगा है आप लोगों ने मुझे दिया है, तो आज क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ भी दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तेरी शादी भी किसी ऐरे गैरे से करवा दे। और राघव के साथ शादी करने से तेरी और हमारी कंपनी दोनों की ही भलाई है, तो तुझे ये शादी करना ही पड़ेगा। फिर बीना की माँ भी उधर से चली जाती है और बीना तुरंत आदि को कॉल लगाती है। हेलो आदि। क्या हुआ बीना? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों सुनाई दे रही है? पापा हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? तुम्हारे फैमिली के खिलाफ लड़ने की ताकत और हिम्मत कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं उस लड़के से शादी कर लूं? और हमारे प्यार का क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। बीना ये बात बोली ही थी कि तभी बीना की माँ कमरे के अंदर आ जाती है और बीना की बात सुन लेती है। तब वो फौरन फोन छीन कर बोलती है, भागने के बारे में कभी सोचना भी मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने का? तू अगर भाग गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू कान खोलकर सुन ले, तुझे मेरी कसम, तू अगर ये शादी नहीं किया या इस शादी को तोड़कर उस भिखारी के साथ भागने की कोशिश किया तो तेरा घर बसने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। क्या तू यही चाहती है? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। तो जो बोला गया है वही कर। इसके बाद बीना की माँ उसे कमरे में बंद कर देती है और उसकी फोन भी लेकर चली जाती है। बीना की और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। उधर आदि भी बीना के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आदि की कभी हिम्मत नहीं हुआ बीना के घर जाने की, इसलिए वो हर समय उदास रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देख उसके पिताजी उससे कारण पूछता है तो आदि भी सारी बात उसके पिताजी को बताता है। सब सुनकर उसने कहा, देख बेटा, तू उस लड़की से दूर ही रह। वो लोग अमीर हैं, उन लोगों के पास बहुत ताकत है। तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर वो लोग तेरे साथ कुछ बुरा कर दे तो हम जीते जी मर जाएंगे। मेरी बात मान बेटा, तू उस लड़की को भूल जा। आदि अपने पिताजी के बात टाल नहीं सका, क्योंकि उसे भी वो सब बात सही लगा। बहुत तकलीफ सहकर दिल में पत्थर रख के आदि बीना को भूलकर अपने फ्यूचर पर ध्यान देता है। ऐसे 6 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन आदि के पिताजी को एक शादी करवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत खराब होने के वजह से आदि खुद जाता है शादी करवाने। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और उन लोगों के पुराने बीते हुए सारे लम्हों को याद करके दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोनों ही अपने अपने आंसू छुपा लेते हैं और आदि दोनों की शादी करवा देते हैं।
आकांक्षा और नुपुर कॉलेज की सहेलियां हैं। उन दोनों की दोस्ती कॉलेज में मशहूर हुआ करता था। अब कॉलेज की आखिरी परीक्षा भी खत्म हो गई है। यार, आगे का कुछ सोचा है क्या? सोचना क्या है, अब से नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। अकेले अप्लाई मत करना, मुझे भी साथ लेना। हाँ रे बाबा। कुछ दिन बाद नुपुर को अखबार में एक विज्ञापन नजर आती है जिसमें उसी के शहर की एक कंपनी बहुत सारे पोस्ट के लिए फ्रेश कैंडिडेट मांग रहे थे। ये एडवर्टाइजमेंट मुझे काम का लग रहा है। नुपुर उस विज्ञापन की तस्वीर आकांक्षा को भेजकर उसे कॉल करती है। हाँ नुपुर, बोल। सुन, मुझे एक नौकरी का एडवर्टाइजमेंट काम का लगा। उसकी फोटो मैंने तेरी व्हाट्सएप पर भेज दी है। ध्यान से पढ़ के एप्लीकेशन लेटर लिखना, फिर एक साथ उस ऑफिस में जाकर जमा करके आएंगे। हालांकि वो कंपनी बहुत सारे पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया था, लेकिन एक कैंडिडेट किसी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। आकांक्षा और नुपुर दोनों ने ही पर्सनल सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों एक साथ जाकर उस ऑफिस में एप्लीकेशन लेटर जमा भी करके आते हैं। कुछ दिन बाद दोनों के पास से इंटरव्यू लेटर आता है। दोनों का ही इंटरव्यू 15 दिन बाद का था। उस दिन से दोनों ही अच्छे से अपनी पहली इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। देखते देखते इंटरव्यू का दिन आ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का क्या है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। मैं हूँ ना तेरे साथ, अब चल। वहाँ जाकर दोनों ने देखा कि बहुत सारी लड़कियां आई है इंटरव्यू देने के लिए और कंपनी की नई सेटअप होने की वजह से कंपनी का मालिक प्रताप खन्ना खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे, कितनी सारी लड़कियां आई हुई है यार। हाँ तो क्या हुआ, चुपचाप बैठ। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ देर में ही आकांक्षा की बुलावा आता है। बेस्ट ऑफ लक। मे आई कम इन सर? यस, प्लीज बैठिए। अरे, कितना सुंदर बॉस है। भगवान करे कि मेरी नौकरी इस कंपनी में लग जाए। इस हैंडसम को पूरे पूरे दिन आंखों के सामने देख तो पाऊंगी। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो काफी इम्प्रेसिव है। थैंक यू सर। आकांक्षा की इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है। वो निकलते ही नुपुर ने पूछा, इंटरव्यू कैसी रही? अरे बाप रे, बहुत सारा सवाल था, अब कुछ भी याद नहीं है। क्या कहा मैंने? उसके कुछ देर बाद नुपुर का भी इंटरव्यू अच्छे से हो गई। इसके 10 दिन बाद दोनों के पास ही ज्वाइनिंग लेटर आता है। आकांक्षा को पर्सनल सेक्रेटरी का पोस्ट मिला और नुपुर को रिसेप्शनिस्ट का। प्रताप को देखकर नुपुर भी पर्सनल सेक्रेटरी के पोस्ट की आस लगाकर बैठी थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिलने पर वो थोड़ा मायूस हो गई। लेकिन आकांक्षा ज्वाइनिंग लेटर पाते ही खुशी से उछल पड़ी और तुरंत नुपुर को कॉल लगाई। हेलो नुपुर, यार मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब के लिए। यार मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू डियर, तेरी वजह से ही मुझे ये नौकरी मिली है। तेरा क्या खबर है? आकांक्षा की खबर सुनकर नुपुर को जलन होने लगी। अच्छा ऐसा है, कांग्रेस। हाँ, मुझे भी नौकरी मिली है रिसेप्शनिस्ट का। वाओ यार, 2 खुशियाँ। आज तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। नहीं रे, आज नहीं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तू आज रेस्ट ले, कल से ऑफिस भी तो जाना है। अच्छा ये तो बता, कल कितने बजे निकलेगी? एक साथ ही तो जाएंगे ना? मुझे निकलने में थोड़ी देर हो जाएगी। तू मेरे लिए खामखा पहले दिन लेट हो जाएगी। तू अकेले चली जाना। ये बात आकांक्षा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो मान ली। अगले दिन आकांक्षा अकेली ही ऑफिस चली गई। वहाँ उसे बॉस के केबिन में ही काम करने के लिए बोला गया। वो जब अंदर आती है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। आर यू नर्वस?
हाँ सर, वो तो हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। आकांक्षा सुबह से शाम तक काम समझने में ही व्यस्त रही। शाम को जब वो निकली तब उसने देखा कि नुपुर रिसेप्शन में बैठी है। अरे नुपुर, तू कब आई? तेरा काम हो गया है क्या? तो चल एक साथ लौटते हैं। वो दोनों एक साथ घर लौट रहे थे। नुपुर चुपचाप थी, लेकिन आकांक्षा बकी ही जा रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। जानती है नुपुर, आज का दिन एकदम सपना जैसा था। सर बहुत फ्रेंडली है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तेरा दिन कैसा रहा? बस ठीक ठाक था, काम समझने में दिन निकल गई। धीरे धीरे दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ऐसे ही 1 महीना बीत गई। फिर एक दिन, आकांक्षा, आज काम करने का मूड नहीं है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरे साथ जाने में कोई एतराज तो नहीं है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? गुड, तो फिर चलो। वो दोनों लंच करने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं। आकांक्षा तो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन प्रताप तो बस आकांक्षा को ही देख रहा था। अचानक प्रताप आकांक्षा के हाथ पकड़कर कहता है, आकांक्षा, आज मुझे तुमको अपनी दिल की बात कहनी है। अचानक प्रताप को ऐसा करते देख आकांक्षा तो एकदम से चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं जो कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। तुम जब पहली बार इंटरव्यू देने आई थी तभी से तुम मेरे दिल में हो। तुम्हें पूरा दिन देख पाऊँ इसलिए ही मैंने तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया। मैंने तो अपनी दिल की बात बता दी, अब तुम भी बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। आप तो मेरे लिए एक सपनों का राजकुमार जैसे हैं। अब आप ही समझ लीजिए कि मेरे दिल में क्या है। तब प्रताप आकांक्षा के हाथों को चूम लेता है। घर लौटते वक्त आकांक्षा नुपुर को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर नुपुर अंदर से जल रही थी, मगर इस बारे में आकांक्षा को भनक भी नहीं था। वो तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी दिल की हाल बता रही थी। अगले दिन आकांक्षा अचानक बहुत बीमार हो जाती है और ऑफिस नहीं जा पाती। नुपुर इस मौके का फायदा उठाना चाहती है, तो वो एक फाइल चेक कराने के बहाने प्रताप के केबिन में चली जाती है। मे आई कम इन सर? हाँ नुपुर, अंदर आओ। सर, इस फाइल में कुछ गड़बड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहकर नुपुर प्रताप के एकदम करीब चली गई। इससे प्रताप डिस्टर्ब होने लगा। नुपुर, तुम प्लीज टेबल के उस तरफ बैठकर बात करो। तब तो नुपुर की तरकीब काम नहीं आई, लेकिन बहुत बीमार रहने के कारण आकांक्षा कुछ दिन और ऑफिस नहीं आ पा रही थी। प्रताप भी आकांक्षा को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन नुपुर किसी न किसी बहाने प्रताप के पास जाकर उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही। एक दिन प्रताप नुपुर की हरकत से तंग आकर उससे कहा, ये सब तुम क्या कर रही हो नुपुर? ऐसे तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, उल्टा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं पहले दिन से ही आकांक्षा से प्यार करता हूँ, इसलिए उसे मैंने पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था, समझ गई? प्रताप की बातों से नुपुर को एहसास हुआ कि वो कितनी बेवकूफी कर रही थी। आकांक्षा उसे सच्ची दोस्त मानती है और वो उसी को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। उस दिन ऑफिस से निकलकर नुपुर सीधा आकांक्षा के पास जाती है। जल्दी से ठीक हो जा, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। अरे पगली, रो क्यों रही है? डॉक्टर ने कहा है और कुछ दिन रेस्ट लेने से मैं एकदम फिट हो जाऊंगी। कुछ दिनों में ही आकांक्षा फिर से ऑफिस जाने लगी। अब दोनों सहेली एक साथ ही ऑफिस जाया करती थी। आकांक्षा के लौटने पर प्रताप भी बहुत खुश थे। ऐसे समय बीतता गया और 1 साल बाद प्रताप बड़े धूमधाम से आकांक्षा से शादी कर लेता है। शादी का सारा इंतजाम नुपुर अपने हाथों से करती है।